हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को O2 साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन का पार्ट 6, यानी सॉल्यूशन चैप्टर का जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं वो है पार्ट 6। और इस वीडियो में हम लोग आज स्टडी करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 टाइप्स। लास्ट वाला टाइप्स जो देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, तो हेडिंग लगाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। हिमांक, इसका हिंदी होता है हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाए, जम जाए, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे उस लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड 12th में आ गए हैं तो इसका डिफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडिफाइड हो गया है। तो आपको ऐसा बोलना होगा कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यानी हम लोग उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, सॉल्यूशन का, जिसमें सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों साथ साथ अवस्था में रहे, को एग्जिस्ट, साथ साथ अस्तित्व में रहे। यानी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपको देखने को मिल जाए, उस लिक्विड के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन कुछ बुक में ऐसे भी मिलेगा कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाए, बिकम्स इक्वल टू सॉलिड के वेपर प्रेशर। यानी जब वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड का जो अपना वेपर प्रेशर होगा और सॉलिड का जो अपना वेपर प्रेशर होगा, वो दोनों अगर साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो जाए, इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो वैसे टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या, किसे कहा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा गया। मान लो ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, मान के चलते हैं ये वाटर ही है, मान लेते हैं ये वाटर लिक्विड है। अब देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया है, क्यों माना गया है, -1 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं माना गया, -2 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं माना गया है, टेम्परेचर कम 0 ही क्यों माना गया। इसलिए कि वाटर लिक्विड का 0 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिड के फेज में आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी लिक्विड फ्रीज जो है एकाएक नहीं होता है, वो छोटे छोटे पीस में फ्रीज बनना स्टार्ट होता है। और किसी भी बर्फ को हम लोग लिक्विड के फेज में लाएंगे तो वो भी क्या होगा, टुकड़ों में, पीस में आपका फ्रीजिंग मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा, लिक्विड लिक्विफाइड होगा, वो लिक्विड में आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ठीक इसी तरह कोई भी लिक्विड, चाहे वो सॉल्यूशन हो या प्योर सॉल्वेंट हो, वो अगर सॉलिड के फेज में जा रहा, वो अगर फ्रीज हो रहा है तो छोटे छोटे स्मॉल पीस के रूप में वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होगा। जब आपको सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों मिल जाए, दोनों देखने को मिल जाए, एक साथ देखने को मिल जाए, तो वैसे टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना गया है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में सॉलिड फेज देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों देखने को मिलता है, साथ साथ अस्तित्व में रहता है, को एग्जिस्ट, साथ साथ अस्तित्व में रहना। अब देखिए कोई सॉलिड बन रहा है, कोई लिक्विड बन रहा है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और ये सॉलिड कुछ लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, उभयगामी रिएक्शन।
रिवर्सिबल रिएक्शन। अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो आपका क्या आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, बिकम्स इक्वल, उस टेम्परेचर को बोलेंगे उस लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन आप लिख लीजिए, टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज साथ साथ अस्तित्व में रहे उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। या कुछ बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, और करके लिख लीजिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid at equilibrium is known as freezing point। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया गया है क्योंकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है वाटर के लिए। तो अलग अलग लिक्विड के लिए, अलग अलग सोल्यूशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वो वहां से फ्रीज होना, जमना स्टार्ट हो जाता है। यानी यहां से आपका जो है रिवर्सिबल के अवस्था में चल जाता है, रिवर्सिबल अवस्था में चल जाता है। बस अगर आपको सॉलिड और लिक्विड फेज देखने को मिल जाए किसी भी लिक्विड सोल्यूशन में, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे उस लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। यानी आप बोल सकते हैं कि इस सॉल्वेंट का इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, अगर इक्वल आ गया तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड का भी अपना वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होता है। अगर वही लिक्विड का सॉलिड का वेपर प्रेशर और उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है अगर इक्वल टू आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग, उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट तो देख लिए, आज हम लोग जानेंगे क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है कमी। तो देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है कमी। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कब आएगा, जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगा। बस जितना का कमी हुआ उसी कमी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वहां बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो रहा था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का कमी होगा। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, कमी हो गई। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट ये अपोजिट है, यानी इसका अपोजिट वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। वह इंक्रीज का बात होगा, यहाँ आपका डिक्रीज का बात होगा। जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड, चीनी, नमक, ग्लूकोज जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, उसको अगर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उससे कम जाना होगा। तो जितना का कमी होगा उसी कमी को बोलेंगे, उसी कमी वाले टेम्परेचर को बोलेंगे उस सोल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझिए, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अब नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देंगे तो ध्यान दीजिए, ये तो वाटर है। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएगा और वो क्या करेगा, लेयर बनाएगा लिक्विड के सतह पर, और वेपर प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। इसी को तो बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। ये बन गया सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया हुआ है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज होना स्टार्ट नहीं होगा।
अब आपको टेम्परेचर कम करना होगा। -1 डिग्री सेल्सियस चल गई है, फिर भी देख रहे हैं कि सॉलिड पार्ट नजर नहीं आया, वो लिक्विड का लिक्विड ही बना हुआ है। -2 डिग्री सेल्सियस चल गई है, अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये सॉलिड पार्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी इस सॉल्यूशन में लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों देखने को मिल रहा है, को एग्जिस्ट, दोनों साथ साथ अवस्था में है। तो बस इस टेम्परेचर को बोलेंगे इस सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कमी कितना का आया? 2 डिग्री सेल्सियस का कमी आया। इस 2 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से सुनिए, हम क्या बोले कि ये जो -2 डिग्री सेल्सियस है ना, इस सॉल्यूशन का है फ्रीजिंग पॉइंट जो -2 तक ले गए। कमी कितना आया? 0 से -2 गया, मतलब 2 का कमी आया। इस 2 डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, मान लेते हैं हम लोग प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है TF, कोई बुक में TF नोट भी लिया गया है, हम लोग TF मानेंगे। और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF डैश। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अधिक से कम को घटाएंगे। अब देखिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -2 और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, और सॉल्यूशन का कम है, तो ज्यादा से कम को घटाते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना सॉल्यूशन का? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मान सकते हैं, यहाँ जो माने हैं TF, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? TF डैश। ये जो पुट किया गया है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो पुट किया गया है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो TF माइनस TF डैश, इसी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिख लिया जाए। When non-volatile solute is added to pure solvent, when non-volatile solute is added to pure solvent, तो then freezing point decreases. Full stop. Decrease in freezing point is known as depression of freezing point. I repeat, when non-volatile solute is added to pure solvent, so then freezing point decreases. Decrease in freezing point is known as depression of freezing point. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट, माना कि लेट TF is the freezing point of pure solvent and TF dash is the freezing point of solution containing non-volatile solute. तो then depression of freezing point, then depression of freezing point. देखिए, then depression of freezing point क्या मानेंगे? डेल TF इक्वल टू TF माइनस TF डैश, TF माइनस TF डैश। ठीक है, यहाँ कमी हो रहा है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? TB डैश माइनस TB, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। यहाँ लिक्विड से, यहाँ सॉल्वेंट से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसीलिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। बस जितना का कमी आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, TF माइनस TF डैश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, डेल TF इक्वल टू TF माइनस TF डैश। तो ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, चाहे वाटर हो, बेंजीन हो, बहुत सारा सॉल्वेंट है, अलग अलग सोल्यूट के लिए अलग अलग सॉल्वेंट है, सुटेबल सॉल्वेंट, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो उस प्योर सॉल्वेंट का था अब उसके बराबर नहीं होगा। टेम्परेचर आपको कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा। बस जितना का कमी किए उसी कमी को बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम बता दिए, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो सरफेस पर लेयर बनेगा, लिक्विड की सतह पर लेयर बनेगा और वेपर प्रेशर को रोकेगा।
तो वेपर प्रेशर को रोकेगा, तो फिर इसको फ्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर की कमी करना होगा, कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा। बस जितना का डिक्रीज किए उसी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ, जितना का कमी आया उसी कमी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे सिंपल सा हम लोग एक जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। मान लेते हैं कि 1 कप हम लोग प्योर वाटर लिए और 1 कप हम लोग चाय लिए। घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि 1 कप टी और 1 कप हम लोग प्योर वाटर सेम हीट करके रख दिया जाए तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा? तो सबसे पहले ठंडा होगा वाटर, क्योंकि वाटर में कोई सॉल्यूट नहीं है, वाटर के सरफेस पर कोई आपका लेयर नहीं बनेगा, वेपर वो तेजी से बनेगा और वो तेजी से ठंडा हो जाएगा। लेकिन टी जो चाय है, चाय के सरफेस में देखिएगा, जो चाय जो लिक्विड है उस लिक्विड के सरफेस में देखिएगा आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है आपका जो है एक लेयर बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा? वेपर प्रेशर को कम करेगा और वो वेपर धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, यानी टी जो है धीरे धीरे ठंडा होगा। तो टी एक सॉल्यूशन है। तो ठीक इसी तरह प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और जैसे वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको घटाना पड़ता है, यानी आपका टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है। तो बस जितना का कमी हुआ उसी कमी को बोलेंगे हम लोग क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी याद रखिएगा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम आएगा। तो देखिए, अगर इन बातों से समझ में नहीं आ रहा है तो हम ग्राफ से समझाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको हो सके जल्दी आपको समझ में नहीं आए, 100% समझ में नहीं आए, इसलिए ये प्रोसेस समझाने का ये तरीका हो गया, ये प्रोसेस हो गया। और एक प्रोसेस हम बता रहे हैं ग्राफ से। ग्राफ से समझिए कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन हम लिखा चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इधर आपका टेम्परेचर है, इधर आपका वेपर प्रेशर है। इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये मान लेते हैं, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लेते हैं। मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर है, इसका कोई टेम्परेचर यहाँ पर दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मान कर चलते हैं कि ये रूम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जैसे ही घटाएंगे तभी तो कोई लिक्विड फ्रीज होगा। तो टेम्परेचर हम लोग घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो ये टेम्परेचर ये जो है लिक्विड से सॉलिड के फेज में आ रहा है। मान लेते हैं, देखिए तो कर्व बनाना है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये फ्रीज बनना स्टार्ट हुआ। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये लिक्विड का प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर ये फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर अब ये जो है लिक्विड अवस्था सॉलिड अवस्था में जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपका सॉलिड भी बनेगा और लिक्विड में इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा। तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे, ध्यान दीजिए, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं TF नॉट या TF मान लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? TF। सिंपल सा बात है, ये सॉल्वेंट है, ये आपका क्या है? प्योर सॉल्वेंट जो एक लिक्विड है। सोचिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये वेपर प्रेशर। टेम्परेचर घटाएंगे
टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो ये इसका क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड के फेज में आएगा। ये पॉइंट में, ये इस पॉइंट के बाद, इस टेम्परेचर के बाद देख रहे हैं कि ये सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों अवस्था में है, साइड अवस्था में है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे, इस टेम्परेचर को बोलेंगे इस सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, जैसे ही हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये बन जाता है क्या, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट से। हम लोग पढ़ चुके हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। तो मान लेते हैं ये कम हुआ, यह मान के चलते हैं। सॉल्यूशन को फ्रीज करना है तो ये भी क्या आएगा, टेम्परेचर कम करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये जो प्योर सॉल्वेंट है, टेम्परेचर घटाएं, इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये जो है, ये जो सॉलिड के फेज में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस टेम्परेचर स्टार्टिंग पॉइंट है कि फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। हम बता दिए थे, हम बताए थे कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज होना स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इससे और कम करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड बनेगा। तो ये है आपका सॉलिड। आप सोचिए, सॉलिड बनने के लिए, सॉल्यूशन को सॉलिड बनने के लिए टेम्परेचर घटा रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि ये सॉलिड के फेज में आके, सॉलिड के पॉइंट पर कट रहा है। यानी ये पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग मान लेंगे TF डैश। ये ग्राफ समझ में आ रहा है। इधर हम लोग लिए हैं लेफ्ट तरफ, ये लिए हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज, ये हो गया टेम्परेचर। पहले ऐसे समझते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड का वेपर प्रेशर हम लोग को मालूम है प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, इसलिए प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर का सॉलिड का कम है। देखिए टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, लिक्विड का, प्योर लिक्विड का टेम्परेचर कम तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम सॉलिड का वेपर प्रेशर कम। अब देखिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा किए हैं, लेकिन लिक्विड से प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, आपका वो क्या होगा कि आपका सॉलिड के फेज में आना स्टार्ट होगा, और ये रहा सॉलिड यहाँ बनेगा, ताकि ये हम सॉलिड का ग्राफ यहाँ पर खींच चुके हैं। तो जैसे सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो सॉलिड इस पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से ये सॉल्यूशन जो है साइम अवस्था में जाएगा, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, इस स्टेट पर। तो इस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कमी कितना का हुआ, तो कमी ये हुआ। टेम्परेचर देखिए इधर आ रहा लेफ्ट साइड, तो कमी होगा। ग्राफ में हम लोग देखते हैं, ये 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो कमी वाला तरफ इधर है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेल TF। इस चीज को बोलेंगे हम लोग क्या, डेल TF। तो डेल TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल टू अधिक से कम घटाते हैं। टेम्परेचर आपका राइट तरफ अधिक मिलेगा, लेफ्ट तरफ कम मिलेगा। तो अधिक से कम को घटाते हैं तो फॉर्मूला TF माइनस TF डैश हो जाएगा। और ऐसे भी हम बता चुके हैं, अभी फॉर्मूला लिखा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू TF माइनस TF डैश। तो ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम करेंगे तभी आपका जो है फ्रीज होगा कोई भी लिक्विड और सॉल्यूशन। याद रहे, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तब वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। बस जितना का कमी दिखा रहा है उसी कमी को बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चाहे -1 डिग्री सेल्सियस आए कमी आए, चाहे -2 डिग्री। लेकिन हाँ, हम बताएं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में लेना नहीं है, कमी को सिर्फ बताएगा। आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपका आएगा माइनस में, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, वो सोल्यूशन का है। लेकिन अगर हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो फिर वो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में परिवर्तन क्या हुआ वही है डेल टीएफ, और वो हम लोग माइनस में नहीं दिखाएंगे। याद है, सिर्फ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। वो कमी वाला फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो 2 डिग्री सेल्सियस कमी हुआ तो सिर्फ लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। 4 केल्विन कमी हुआ सिर्फ लिखेंगे 4 केल्विन, माइनस नहीं लगाएंगे। किसमें, डेल टीएफ में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। तो ठीक है, ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। ठीक है, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का जो इस पॉइंट पर आ रहा है कि यहाँ से सॉल्यूशन जो है सॉलिड के फेज में बनना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सॉलिड और लिक्विड के फेज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग क्या, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है। कितना का कमी हुआ, अधिक से कम को घटा दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये थोड़ा ग्राफ से हम बता दिए, समझा दिए। ऐसे आप लोग बुक में देखिए ग्राफ, ठीक है, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बुक में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा ना, ग्राफ देखिए ठीक से। तो हम लोग अभी देखिए फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी में क्या रिलेशनशिप था, तो यहाँ भी देखेंगे हम लोग क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो अगला देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फिगर बना लीजिएगा। हेडिंग लगाइए, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, वो मोलालिटी का सीधा समानुपाती होता है। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी का सीधा समानुपाती था, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलालिटी का ही सीधा समानुपाती होता है। मोलालिटी क्या है, मोल पर केजी। 1 केजी सॉल्वेंट में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है। मान लेते हैं मोलालिटी कोई 1 मोल पर केजी लिया है, मोलालिटी कोई लिया है 2 मोल पर केजी, कोई लिया है 10 मोल पर केजी। यानी मोलालिटी में सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स्ड है 1 केजी, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स्ड नहीं। यहाँ पर 1 मोल लिया है, तो ये इन दोनों की तुलना में ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, डाइल्यूट। इन दोनों के कंपेयर में इसमें कॉन्सेंट्रेशन इससे अधिक है और नीचे वाला दोनों से अधिक है इसका कॉन्सेंट्रेशन। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो ये वेपर प्रेशर को ज्यादा कमी करेगा। इसमें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, तो इसीलिए इसमें फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा जाने वाला है माइनस में। यानी फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा आएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में कमी इसमें सबसे ज्यादा आएगा। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम बताए थे, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उसका अपोजिट, अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू घटेगा। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या, कमी को ही बता रहा है। मान लो इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, मान के चलते इसमें है 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
मतलब कमी की ओर बढ़ रहा, कमी की ओर, है ना। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू ये कमी की ओर दिखा रहा, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू इन दोनों से इसके पास ज्यादा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सीधा समानुपाती होता है मोलालिटी का। अगर मोलालिटी का वैल्यू ज्यादा है तो उसके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर मोलालिटी का वैल्यू कम है तो उसके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम होगा। यह साफ साफ दिख रहा है, इस सॉल्यूशन में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू इसके पास ज्यादा है इन दोनों से। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है अभी बताएं। ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो है के एफ। के हो गया कांस्टेंट, एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट इनटू एम। यहाँ पर क्या है डेल टी एफ, अभी बताएं। डेल टी एफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। के एफ आपका है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम तो हम लोग को मालूम है मोलालिटी है, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। याद रखिएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मोलालिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सीधा समानुपाती, मोलालिटी का वैल्यू कम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम, मोलालिटी का वैल्यू ज्यादा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा। मोलालिटी नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है, तो फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होगा। जो जैसे कि वाटर में सोल्यूट नहीं है, वाटर में सोल्यूट नहीं, 1 kg वाटर उसमें सोल्यूट है नहीं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें सोल्यूट जैसे ही डालिएगा 1 मोल 2 मोल तो फिर क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसमें दिखाएगा कि हाँ 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस कमी वाला दिखाएगा। जितना अधिक मोल डालिएगा उतना अधिक फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना होगा उतना अधिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बात समझ में आ गया? तो लिखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई रिपीट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज करके आप लिख लीजिए, दैट इज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट on the basis of depression of freezing point। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ज्ञात कीजिए, और ज्ञात आपको क्या करना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने का तरीका समझाएं। किससे? ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आंसर में देखिए क्या होगा। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते बोलिए, हम लोग जानते हैं कि डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, और m का वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसीलिए के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, मोलालिटी का वैल्यू एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो इफ अगर हम लोग डेल टी एफ के एफ है ना डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, हालांकि कांस्टेंट वैल्यू है, आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, वाटर के लिए कांस्टेंट होता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग के एफ का वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू
क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और नहीं दिया हुआ रहेगा तो वाटर के लिए आपको याद रखना होगा, वाटर के लिए आपको याद रखना होती है। आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इफ डेल टी एफ के एफ इफ वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ डेल टी एफ के एफ डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर नॉन, अगर जानते हैं तो देन molecular mass of solute can be easily calculated, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ma का वैल्यू। देखिए इस फॉर्मूला से किसी भी एक चीज का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे आपका वेट ऑफ सोल्यूट हो, चाहे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हो, चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो, चाहे आपका क्या हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो। कोई भी आपका एग्जाम में वैल्यू निकालने बोल सकता है, बस जिसको निकालना हो उसको छोड़ करके बाकी का वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहता है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन में क्या दिए हैं, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मान लो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का बात होगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इफ वैल्यू ऑफ डेल टी एफ डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी आर नॉन, अगर ये सब का वैल्यू जानते हैं तो देन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है। अगला टॉपिक देखिए, हेडिंग लगाते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, since we know that, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि KF into M सेम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जैसा ही है। अगर हम लोग मोलारिटी का वैल्यू 1 मोल पर केजी कर दिया जाए, 1 मोल पर केजी, तो फिर क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। 1 पुट कर देंगे तो 1 इंटू मल्टीप्लाई जो के एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 कर दिया जाए, 1 मोल पर केजी, मतलब 1 केजी आप सॉल्वेंट लिए हैं, 1 केजी आप सॉल्वेंट लिए हैं, उसमें 1 मोल अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी कमी आएगा उसी कमी को बोलेंगे हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर 1 मोल, है ना, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में अगर मौजूद है, डिजॉल्व है, तो उसमें जो भी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगा उसी कमी को बोलेंगे हम लोग क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बात समझे। तो बॉइलिंग पॉइंट का जैसे हम समझाए थे, मान लो 1 केजी आपका सॉल्वेंट है, 1 केजी सॉल्वेंट है, 1 केजी सॉल्वेंट है, मान लो सॉल्वेंट वाटर ही लिए, H2O H2O H2O, इसमें ग्लूकोज डाल दिए, इसमें यूरिया डाल दिए, इसमें सुक्रोज डाल दिए, तो 1 मोल डाले तो 1 मोल इक्वल टू सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, सेम मॉलिक्यूल्स होगा, तो सेम मॉलिक्यूल्स होगा तो सेम इसमें सेम वेपर प्रेशर में कमी डालेगा तो सेम आपका फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगा। अगर इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए 1 मोल, तो इसमें कमी कितना आया, तो -2 डिग्री सेल्सियस आया। इसका कमी कितना आएगा तो -2 ही बताएगा, इसका भी कितना बताएगा, -2 ही बताएगा। यानी ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। कमी में माइनस में दिखाते हैं, सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कमी आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, हर एक सोल्यूशन का क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं तब बस
ऐसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पर देखो 1 कर दे रहे हैं तो फिर दोनों के इक्वल टू आ रहा है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलर डिप्रेशन वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। इसी को बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद लिखिए, इफ 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is present in 1000 gram solvent, so then decrease in freezing point is known as molar depression constant। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे हम लोग, देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए क्वेश्चन एक है, ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन depression of freezing point is colligative properties। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, आपको समझाना। तो हम लोग को मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही तो रूप है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फिर आपको फिर समझाना है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे है ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सोल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करता है ओनली फॉर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या पर। किसी भी सोल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। और हम बताए थे कुछ बुक में यह भी दिया हुआ है कि सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड्स करता है, उसके नेचर पर नहीं। ठीक है, ये सब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसी को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल्स का बात हो। अगर मोल्स का बात हो रहा तो पार्टिकल्स का बात हो रहा, काहे कि 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स 6.023 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स का बात चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो या दोनों का पार्टिकल्स का बात हो रहा हो सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो समझ लीजिए वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, समझाएं। तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट अभी हम लोग सीखें कि डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, अभी हम लोग जाने कि डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलालिटी। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। समानुपाती का साइन हटाएं तभी तो आया के एफ क्या अभी बताएं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स कर रहा मोलालिटी, और मोलालिटी डिपेंड्स कर रहा किस पर, मोल पर। क्योंकि मोलालिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर केजी, यानी 1 केजी सॉल्वेंट तो फिक्स्ड है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं है। और जहां मोल्स का बात आएगा तो पार्टिकल्स का बात आएगा, और जहां पार्टिकल्स का बात आया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी पर डिपेंड्स करता है, मोलालिटी पर, और मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड्स करता है। क्योंकि सॉल्वेंट का जो अमाउंट होने वाला है वो फिक्स्ड है 1 केजी। तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पर डिपेंड करे या फिर सॉल्यूट का पार्टिकल्स पर डिपेंड करे या दोनों का पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, जहां पार्टिकल्स का बात आया वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, वो होता है। तो मोलारिटी किस पर डिपेंड्स कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और जहां सॉल्यूट का पार्टिकल्स का बात आया तो हम बोल सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो लिखिए, ये लिखने के बाद नीचे से लिखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी एंड मोलालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram solvent. So, depression of freezing point is colligative properties. I repeat, depression of freezing point depends on molality
एंड मोलालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट बंद डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पूछ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझाएं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है तो क्यों होता है इसके बारे में समझाना। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या था, Kb इंटू एम। अब बताइए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी, सोल्यूशन के मोलालिटी पर डिपेंड कर रहा है। मोलालिटी किस पर डिपेंड करता है, मोल पर, है कि मोल मोलालिटी का जो यूनिट होता है मोल पर केजी होता है, ये पर केजी फिक्स्ड किया गया है, कांस्टेंट है, मोल पर डिपेंड कर रहा है। जहाँ मोल का बात हो रहा है वहाँ तो एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स का तो बात आएगा, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स का बात आएगा। जहाँ पार्टिकल्स का बात आया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो लिख लीजिए इसको भी, ये क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ वेर करके लिख दीजिएगा, डेल टी बी इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के बी इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एम इक्वल टू मोलालिटी। ठीक है, क्या क्या हम लोग माने हैं एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी एंड मोलालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में आई रिपीट, देखिए फिर से, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी एंड मोलालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ब्रैकेट बंद ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram solvent, dissolved in 1000 gram solvent. So elevation of boiling point is colligative properties. हो गया। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आइए नोट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट से फॉर्मूला हम लोग क्या मिला, तो पहला फॉर्मूला मिला डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ डैश, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता है सॉल्वेंट से, इसलिए अधिक से कम को घटाएं। दूसरा फॉर्मूला जो आया डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। और तीसरा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी का वैल्यू डब्ल्यू ए, मोलालिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और के एफ फॉर वाटर, वाटर के लिए वैल्यू रखिए 1.86 केल्विन केजी, केल्विन केजी पर मोल। आप ऐसे भी हो सकता है 1.86 केल्विन पर मोलालिटी, नहीं मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, केल्विन ऊपर है मोलालिटी, तो मोलालिटी का वैल्यू क्या होता है मोल पर केजी, यहाँ पर हो जाएगा मोल पर केजी, तो पर केजी से बन जाएगा केजी, मोल से बन जाएगा पर मोल। तो इसीलिए केल्विन पर मोलालिटी ये भी यूनिट होता है, याद रखिएगा। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट चाहे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी का जो यूनिट होगा यही होगा केजी, केल्विन केजी पर मोल, केएफ हो चाहे केबी हो, या फिर केल्विन पर मोल और केल्विन पर मोलालिटी, ये दो यूनिट होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे नंबरिकल्स। तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ए सॉल्यूशन containing a solution containing 25.6 gram of sulfur dissolved in 1000 gram of naphthalene। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें घुला हुआ है, ठीक है। 1000 ग्राम नेफ्थलीन में हुज मेल्टिंग पॉइंट, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दिया हुआ है 80.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कॉमा gave lowering of freezing point, gave freezing point lowering of 0.68 degree Celsius। Full stop। Calculate molecular formula of sulfur if KF4 naphthalene, if KF4 naphthalene is 6.8 केल्विन पर मोलारिटी, ठीक है, ये एक नंबरिकल्स है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक सोल्यूशन जिसमें 25.6 ग्राम सल्फर डिजॉल्व है, घुला हुआ है 1000 ग्राम नेफ्थलीन में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस है, 80.1 डिग्री सेल्सियस। गेव फ्रीजिंग पॉइंट लॉरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट का जो कमी है वो दिया हुआ है 0.68 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? H2 होगा, H3 होगा, H8 होगा। वाटर के लिए KF का वैल्यू कांस्टेंट हम बताएं तो याद करना है 1.86, लेकिन नेफ्थलीन है तो इसका दिया हुआ है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है KF का वैल्यू, तो नेफ्थलीन के लिए दे दिया गया है 6.8 केल्विन पर मोलालिटी। इसको हम बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन WA दिया हुआ है 25.6 ग्राम। हम बताएं थे किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कहीं यहाँ पूछा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर क्या सॉल्यूट है, 25 ग्राम डिजॉल्व है, जो मौजूद रहता है, जो घुला हुआ रहता है वो सॉल्यूट है। तो ये है MA निकालना है, WB आपका दे दिया गया है 1000 ग्राम। यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ, मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए आपको दे दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट में फॉर्मूला में तो है नहीं, कैसे पुट करेंगे? जब मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मूला में है ही नहीं है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग को लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए सब क्वेश्चन दे देता है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, हम लोग को मतलब है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से नहीं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट होता तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन रहता, यहाँ पर आपका क्या बता रहा, देखिए यहाँ लॉरिंग फ्रीजिंग पॉइंट का बात हो रहा, तो फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, लॉरिंग दे दिया है 0.68 डिग्री सेल्सियस, इसी को बोलेंगे 0.68 केल्विन।
इसमें 273 ऐड नहीं होगा। हम बताए थे इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जैसा ही इसमें भी लागू हो रहा है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो सेल्सियस में दिया हुआ वही आपको केल्विन में लेना होगा। अगर दो केल्विन में आपका अगर चेंज करना है तो फिर आपको सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको केल्विन में लीजिए, फिर सोल्यूशन का क्या फ्रीजिंग पॉइंट है उसको केल्विन में लीजिए, दोनों का डिफरेंस ज्ञात कीजिएगा तो डिफरेंस तो वही आएगा। तो इसीलिए डिफरेंस वाला वैल्यू है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस वाला है ना, इसीलिए ये सेल्सियस है तो केल्विन में वही होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं, वहां पर हम बताए हैं, है ना। तो डेल टीएफ का वैल्यू हो चाहे डेल टीबी का वैल्यू हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, अगर सेल्सियस में दिया है तो वही वैल्यू केल्विन में होगा। तो इस तरह से हम लोग अब मोलालिटी ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, केएफ का वैल्यू दिया है 6.8, ठीक है, केल्विन पर मोलालिटी। तो फॉर्मूला पुट होगा डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। एम ए चल जाएगा ऊपर में, तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाय डेल टीएफ नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, और डब्ल्यू बी तो रहेगा ही। इस तरह से डब्ल्यू ए दिया है 25.6, पहले केएफ का वैल्यू 6.8, 25.6 1000, डेल टीएफ का वैल्यू 0.68 और डब्ल्यू बी का वैल्यू 1000। ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 पॉइंट है, ऊपर भी 2 पॉइंट है, कैंसिल हो गया। 68 कैंसिल, 1000 कैंसिल, आपका है 256। ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। अगर यहाँ तक निकालने बोलता आंसर यहाँ तक होता, लेकिन फॉर्मूला पूछ रहा है, सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा वो पूछ रहा है। यहाँ तक लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, हम मानते हैं लेट, ठीक है, यहां तक तो हो गया ना, ये सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ था, सोल्यूशन यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर मान लेते हैं SX, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, तो आएगा 32x इस फॉर्मूला का आधार पर, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर निकाल के रखे हैं 256 इक्वल टू 32 इंटू एक्स, इसीलिए x बराबर 256 बाय 32 इक्वल टू 8, यही आएगा। तो जब 8 आ गया तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन, इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर S8 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इफ 10 ग्राम ग्लूकोज इज present in 100 gram water, then calculate depression of freezing point and freezing point of the solution। तो एक क्वेश्चन है
10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है 100 ग्राम वाटर में। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये है आपका पास 100 ग्राम वाटर, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है C6H12O6। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का निकालना है डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो भी ज्ञात करना है। तो देखिए WA दे दिया है आपका 10 ग्राम, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, ठीक है। WB दे दिया गया है 100 ग्राम, वाटर का बात हो रहा था, KF का वैल्यू 1.86 केल्विन पर मोलालिटी या केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। हम लोग निकाल लेंगे डेल TF और निकालना है TF डैश। तो चूंकि डेल TF इक्वल टू होता है KF इंटू WA इंटू 1000 बाय MA इंटू W, इस तरह से डेल TF निकल जाएगा केल्विन में आंसर। जब डेल TF निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं डेल TF इक्वल टू क्या होता है, डेल TF इक्वल टू सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना होता है। तो इसी तरह से इस फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। हम लोग को दो चीज ज्ञात करना है, कैलकुलेट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ निकल जाएगा, ये सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सबका वैल्यू मालूम है। बस जैसे डेल TF निकल जाएगा तो डेल TF इक्वल टू होता है TF माइनस TF डैश। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिया गया, वाटर बोल रहा है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह हम लेंगे 273 केल्विन बात करें। तो यहाँ इसका बात नहीं हो रहा, यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का बात हो रहा, तो केल्विन में लेंगे ताकि यहाँ भी केल्विन आया। तो इस तरह से फॉर्मूला मेरा निकल जाएगा। आगे से बढ़ाते हैं तो डेल TF इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर प्लस में चल जाएगा, आइए इधर क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा TF माइनस डेल TF। बस डेल TF का वैल्यू ज्ञात करने के लिए TF आपके पास है 273 केल्विन और डेल TF क्या आएगा उससे घटा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट से आप लोग नंबरिकल्स बनाइए। फ्रीजिंग पॉइंट का तो फॉर्मूला ही किया है, ठीक है। तो इस तरह से आज कंप्लीट हो चुका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 टाइप्स, ठीक है। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, है ना, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और राउल्ट्स लॉ का सेकंड नियम, जो राउल्ट्स लॉ बताए थे वो फर्स्ट नियम था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो राउल्ट्स लॉ फिर आएगा और वो फिर सॉल्यूशन के लिए क्या कहा है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।